बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ डॉक्टर आयशा। एसटीओ लॉज की जो हमने एक सीरीज़ जो है वो एक्ट्स करने हैं, उसमें पहला एक्ट जो हम करने जा रहे हैं वह है दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ठीक है, सबसे पहले हम इसके टाइटल को देख लेते हैं कि प्रिवेंशन का मतलब होता है बचना, रोकना। ऑफ द होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। यानी ये एक्ट उस चीज़ को डील करता है जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मुनाफ़ा कमाते हैं। ठीक है, अब उनसे डील कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए, क्या रूल्स बने हैं, उनकी सज़ा क्या है, ये सारा कुछ हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जब ये जो एक्ट है ये 2020 का 15वां एक्ट था। ठीक है, यानी 2020 में और भी बहुत से एक्ट आए, लेकिन ये उनमें उसका इसका नंबर जो है ये 15वां नंबर है। ठीक है, इसको ऑफिशियल गज़ट में 11 अगस्त 2020 में शाया किया गया। यानी ये देखिए, जब हाँ कोई भी लॉ बनता है, कोई भी कानून नाफिज़ होता है, तो उसको अवाम तक पहुंचाने के लिए उसको ऑफिशियल गज़ट में बाय नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है, ताकि अवाम को पता हो कि इस चीज़ से रिलेटेड ये कानून बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि इस एक्ट को जो है वो ऑफिशियल गज़ट में कब शाया किया गया, तो 11 अगस्त 2020 को शाया किया गया था। अच्छा, इससे पहले 2020 में एक छठा एक्ट भी आया था इससे रिलेटेड, बट वो रिपील हो गया और उसकी जगह पर ये 15वां एक्ट प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 नाफिज किया गया। अब हम देख लेते हैं इसके टोटल सेक्शंस जो हैं वो 18 सेक्शंस हैं। ठीक है, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हो। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट, डेफिनेशंस हैं, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल्स, पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स, cognizance of offence and arrest without warrant, offences by corporations, power to try offences summarily, और अपील है, रिवॉर्ड है। अच्छा, ये जितने भी सेक्शंस हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या करेगा, वो क्वेश्चन कर सकता है कि जो सेक्शन 9 है वो किस चीज़ को डील करता है। अपील को करता है, डेफिनेशंस को करता है, इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशंस को करता है, या अब वो पूछ सकता है कि रिवॉर्ड फॉर इन्फॉर्मर्स जो हैं ये कौन से नंबर का सेक्शंस हैं, तो ये 10th नंबर का सेक्शन है। तो इस तरह से जो है वो आपने इसको याद कर लेना है। हम स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा, इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्ट, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसको क्यों नाफज किया गया। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में इसके कोविड आया, कोविड-19 आया। कोविड-19 की वजह से हुआ ये कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क का जो रास्ता है, दरामदात वो सारा कुछ बंद हो गया। ठीक है, अब जब को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होगी तो आवाम के अंदर जो है वो डिमांड बढ़ेगी, उनको तो चीज़ें चाहिए रोज़मर्रा की, और सप्लाई चूँकि अब कम है। ठीक है, तो लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो चीज़ जो कि आवाम की डिमांड थी उसको ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का फ़ायदा ये होता है कि वो उस चीज़ को, एक चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसका रेट अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब वो इंक्रीज़ करेगा रेट और वो होर्डिंग करेगा जो बंदा, उसको जो है वो मुनाफ़ा मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए, डील करने के लिए इस एक्ट को नाफिज़ किया गया। अब जब डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, तो रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है, महंगाई अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, करेंसी रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस एक्ट को जो है वो नाफिज़ किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एज वी नो दैट, कि हमने पढ़ा कि ये पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ठीक है, एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है इसका दायरा कार कहाँ तक है, ये कहाँ तक नाफिज है, क्या ये पूरे पाकिस्तान में है, क्या ये सिर्फ सूबे पंजाब तक है, या बाकी जो है वो हमारे सूबों तक भी है। तो ये सिर्फ इसका नाम बता रहा है दी पंजाब प्रिवेंशन, यानी पंजाब के अंदर ये इसको लागू किया गया है। अब इसमें सिर्फ पंजाब का कोई ज़िला या कोई डिवीज़न नहीं आ जाती, होल पंजाब का मतलब होता है पूरे पंजाब में इसको नाफिज किया गया है। ठीक है, कमेंसमेंट, इसका आगाज़ कब हुआ, इसको लागू कब किया गया, इसको जब ऑफिशियल गज़ट में शाया किया गया ना, यानी कब ऑफिशियल गज़ट में शाया हुआ, ये शाया हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है,
तो जब ये शाया हुआ 11 अगस्त को, तो उसी दिन इसको जो है वो लागू कर दिया गया, उसकी कमेंसमेंट हो गई। ये एमसीक्यू वो पूछ सकता है। एक्सटेंट कहाँ तक है आपने बता देना है, होल पंजाब, ठीक है, नाम से जाहिर है। कमेंसमेंट कब हुई? एट वंस, जब इसको ऑफिशियल गजट में शाया हुआ तभी। अब हम इसके सेक्शन 2 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 2 इसका डील करता है, डेफिनेशंस को डील करता है। सबसे पहली इसकी डेफिनेशन है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब है यानी वो तमाम चीज़ें जिनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है, और वो 41 आर्टिकल्स हैं जो कि इस एक्ट में उन्होंने एंड पर बताए हुए हैं। यानी ये सारे आर्टिकल्स, इन चीज़ों की, इन आर्टिकल्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो मना की गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल से मुराद वो 41 अशिया हैं जिनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है, ठीक है। कोड, कोड का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, यानी 5 of 1898। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ सीआरपी हमें बताएगा। अब जो सज़ाएं हैं ना, यानी जो जुराइम करते हैं, चोरी की सज़ा क्या होगी, कत्ल की सज़ा क्या होगी, या कोई डाका डालता है उसकी क्या सज़ा होगी, ये सारा कुछ हमें कौन बताता है? कोड बताता है, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है, ठीक है। तो जो सज़ाएं होंगी वो इसके अकॉर्डिंगली किसी को दी जाएंगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, झूठ बोलना, क्या ये एक जुर्म है? ये गुनाह ज़रूर है, लेकिन कानून के मुताबिक ये हमारे पास जुर्म नहीं आता, ठीक है। बट ये गुनाह के ज़मरे में आता है, इसकी जज़ा सज़ा ये इसका अलग मैटर है। बट हम बात कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कानून में इल्लीगल हैं, जिसकी सज़ा बताई जाती है, ठीक है। डीलर, डीलर ये एक ऐसा बंदा होता है जो ट्रेडर है, कारोबारी है, पार्टनरशिप फर्म पर काम कर रहा है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, या कोई एसोसिएशन है, वो बॉडी है पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स है, कंपनी हो सकती है, या उसका कोई बिजनेस है परचेजिंग का, या वो सेल करता है, स्टॉक है किसी भी आर्टिकल का, और या फिर मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, पैकेजिंग का काम करता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का काम करता है, होल सेलर है, रिटेलर है, ठीक है। ऑफ सच आर्टिकल्स, उसने लिखा है ऑफ सच आर्टिकल्स, यानी वो आर्टिकल्स 41 आर्टिकल्स जो कि इस एक्ट में मेंशन्ड हैं, उन आर्टिकल्स का कोई प्रोड्यूसर है, पैकेजर है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, बिजनेस करता है, वो डीलर के ज़मरे में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट का लफ्ज़ जहाँ पर भी आया जाएगा, जहाँ से मुराद इस एक्ट में जहाँ पर आएगा, उसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब चूंकि इसके नाम से जाहिर है कि ये पंजाब जो है वो प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है, तो इट मीन्स ये प्रोविंशियल एक्ट है, तो ये गवर्नमेंट भी पंजाब की ही होगी। होर्ड या होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ठीक है, यानी वो जो आर्टिकल्स की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम होर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो हमने 41 आर्टिकल्स नीचे इसमें मेंशन्ड हैं वो होंगे, ठीक है। ऑफिसर, अब इस एक्ट में ऑफिसर का वर्ड जहाँ पर भी आएगा उससे मुराद होगा डिप्टी कमिश्नर, यानी जो डील करेगा ये सारे मामलात, ठीक है। यानी उसने सेल करनी है, उसने सीजर करना है, या किसी चीज़ प्रॉपर्टी ऑक्शन करनी है, तो ये कौन करेगा? डिप्टी कमिश्नर करेगा। अब वो हर जगह पर डिप्टी कमिश्नर तो नहीं लगाएगा, वो कहेगा ऑफिसर। तो ऑफिसर का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए, इट मीन्स कि डिप्टी कमिश्नर की बात हो रही है, ठीक है। प्रिस्क्राइब, यानी जो रूल्स जो है वो इस एक्ट के अंदर जो है वो प्रिस्क्राइब हैं, इससे वो मुराद है। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 3, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, ठीक है। अब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसकी सज़ा भी तो होगी ना, तो हम अब देख लेते हैं कि उसकी सज़ा क्या होगी। तो जनाब उसको 3 साल जो है वो उसको इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको कैद किया जाएगा, और 50% उसको फ़ाइन होगा, यानी फ़ाइन अप टू 50%। अब 50% किस चीज़ का? यानी वो आर्टिकल्स जो उसने ज़ख़ीरा किए हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उसने चीनी ज़ख़ीरा की है, और वो चीनी थी 1 लाख रुपए की। ऑफिसर आया, उसने रेड की, उसने उसको सीज़र किया, अपने कब्ज़े में लिया और सेल आउट कर दी। सेल करने पर उसको जो पैसे मिले उसका 50% जुर्माना वो ऑफिसर जो है वो लेगा उस बंदे से, ठीक है, और बाकी जो पैसे होंगे वो उसको दे दिए जाएंगे, ठीक है।
अब वो पूछ सकता है कि इसके ऑफेंसेस में ऑफ होर्डिंग जो है वो क्या है अंडर सेक्शन 3, तो वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और अप टू 50% उसको फाइन होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेक्शन है, दैट इज़ पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल्स। यानी ये जो सर्च फॉर है या जो कार्रवाई किसने करनी है, आर्टिकल्स को सीज कौन करेगा, कब्जा कौन लेगा, मतलब ये सारे मामलात, ये सारी पावर किसके पास है, कौन देखेगा ये कार्रवाई। ठीक है, कौन देखेगा ये मामलात, तो ये डिप्टी कमिश्नर होगा। ऑफिसर कौन होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। और उसके पास ये पावर है कि ये विदाउट वारंट इमिडिएटली उसकी जो आर्टिकल्स हैं उसको सीज कर सकता है। ठीक है। नोट कि द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर। यानी उसमें इसने ये बात कही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो सर्च फॉर और सीज़ का तरीक़ाकार बताया गया है, किसी भी चीज़ को कब्ज़े में लेने का तरीक़ाकार बताया गया है, वो मेथड इस एक्ट पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ उसने बताई गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास सेक्शन है सेक्शन नंबर 5, पावर टू ऑक्शन। ठीक है, सीज आर्टिकल्स। अब जो आर्टिकल्स उसने कब्जे में लिए हैं, ठीक है, उसकी वो क्या करेगा, बोली लगाएगा। ठीक है, कौन करेगा, ऑफिसर करेगा। कौन सा ऑफिसर करेगा, डिप्टी कमिश्नर करेगा। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर शैल सेल सीज आर्टिकल्स एंड प्रॉफिट विल डिपॉजिट इन प्रॉफिट बियरिंग बैंक अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो 50% उससे जुर्माना लिया जाना है उस बंदे से, वो कहाँ पर जमा करवाएगा ऑफिसर, प्रॉफिट बियरिंग बैंक अकाउंट इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो बंदे हैं। एक वो बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल के ऑफिसर को इत्तला मिली कि इस बंदे ने इस जगह पर इस चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये इत्तला सही हो या ये इत्तला गलत भी हो सकती है। अब यहाँ पर दो लोग होंगे, एक होगा एक्यूज्ड पर्सन, एक होगा कन्विक्टेड पर्सन। ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन यानी एक ऐसा बंदा कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है लेकिन उस पर जो उसका जुर्म है वो साबित नहीं हुआ, वो एक्यूज्ड पर्सन है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने होर्डिंग की हुई है और जब ऑफिसर जाकर देखते कि उसने होर्डिंग नहीं की हुई, ना वो मुनाफा कमा रहा है, तो वो एक्यूज्ड पर्सन है। ठीक है, और उस पर जो कन्विक्टेड पर्सन है यानी कि ऐसा पर्सन के जिस पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया और उसका जुर्म साबित हो गया। ठीक है, तो वो कन्विक्टेड पर्सन होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो कहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है और वो नाजायज़ जो है वो नहीं कमा रहा, तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। हमने कहा ना विदाउट वारंट, एक तो उसको जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा, उसकी 50% जो है वो फ़ाइन के तौर पर उससे लिया जाएगा। अब ये जो फ़ाइन उससे लिया गया है और बाद में जब साबित हो गया कि ये बंदा नाजायज़ मुनाफा नहीं कमा रहा था, तो उसके पैसे उसको वापस किए जाएंगे अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट भी उसको मिला था वो भी उस बंदे को वापस किया जाएगा, वो भी ऑफिसर अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, इन केस के अगर वो इल्ज़ाम उसके ऊपर गलत साबित हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 6, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट। यानी किसी भी चीज़ का नोटिस लेना, ठीक है, या उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ करना। ठीक है, और विदाउट वारंट, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है और इसको विदाउट वारंट जो कि नॉन बेलेबल होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी बंदा है और उसको पकड़ना है तो हम उसको ये वारंट जारी नहीं करेंगे, विदाउट वारंट उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, और ये सारा केस कौन देखेगा, ये स्पेशल मजिस्ट्रेट देखेगा। ठीक है, ये सारा केस जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है ये अंडर सेक्शन 8 शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। यानी नोटिस कौन लेगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट लेगा कि यहाँ पर ये ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसका नोटिस कौन लेगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट लेगा और उसको वारंट के बगैर उस होर्डर को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 7, दैट इज ऑफेंस
ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशंस। पहले हमने पढ़ा कि जो ऑफेंस कर रहा था वो एक इंडिविजुअल बंदा था जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, उसकी सज़ा हमने पढ़ ली। अब हम देख लेते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ हैं इंडिविजुअल्स, पीपल, कोई कंपनी आ जाती है, ठीक, कोई इदारा आ जाता है, या कोई पार्टनरशिप पर काम हो रहा है, या कोई एसोसिएशन है, अगर वो ये काम करते हैं तो फिर क्या होगा, उनमें हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी भी कॉरपोरेशन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है और उस कॉरपोरेशन में ऑब्वियसली बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, अगर कोई एक भी बंदा इस इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर दे तो ठीक, अदरवाइज़ जितने भी लोग होंगे उन सब के ऊपर कार्रवाई, केस किया जाएगा। ये नहीं होगा कि कंपनी का मालिक पकड़ा जाएगा या कंपनी का मैनेजर पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने भी बंदे जो हैं वो इसके अंडर काम कर रहे होंगे, वो सारे के सारे जो कि इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड होंगे, कॉरपोरेशन के साथ एसोसिएटेड होंगे, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, केस किया जाएगा। ठीक है। इन अदर केस के अगर कोई ये डिफाइन ना कर दे कि ये जो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है, ठीक है, इन दैट केस सेक्शन नंबर 8 जो है वो डील करता है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस समरली। अच्छा, इसमें वो कहता है कि जितने भी केसेस होंगे इस एक्ट में, ठीक है, वो विद इन 30 डेज निपटाए जाएंगे। ये नहीं कि साल साल 2-2 साल 40-40 साल जो हमारी अदालतों में चल रहा है, तो पूरी पूरी उम्रें गुजर जाती हैं एक केस को निपटाने में। तो इस एक्ट में जितने भी केसेस आएंगे उन सारे केसेस को विद इन 30 डेज जो है वो डील किया जाएगा, 30 डेज जो है वो उनको निपटाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 9 जो कि डील करता है किसको, अपील, अपील को जो है वो डील करता है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल कोई केस था किसी बंदे का, यानी एक होर्डर था, उसको पकड़ लिया और उसका मामला गया, केस चला और 30 डेज़ के अंदर अंदर एक फ़ैसला आ गया। जब फ़ैसला आ गया और वो बंदा जिसके अगेंस्ट ये फ़ैसला किया गया है उसको ये फ़ैसला मंजूर नहीं है, ठीक है, वो होगा एग्रीव्ड पर्सन, यानी वो एतराज़ करता है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इस पर मुझे एतराज़ है। तो ये नहीं कि उसको फटाफट से हम सज़ा देंगे, उसको अपील का हक दिया गया है इस एक्ट में। ठीक है, उसको अगर फ़ैसले पर एतराज़ है तो उस बंदे को ये राइट मिला है कि वो अपील कर सकता है उस फैसले के खिलाफ। कहाँ अपील करेगा, अपील करेगा बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विद इन 30 डेज। जिस डिस्ट्रिक्ट का वो होगा उस डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने वो अपील कर सकता है। अब उसका टाइम पीरियड भी है, फैसला विद इन 30 डेज ऊपर वाला आया ना, उस फैसले के अगले 30 दिनों के अंदर अंदर उसने अपील करनी है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन, अगर उसको फैसला मंजूर नहीं है तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन नंबर 10 दैट इज रिवॉर्ड फॉर इनफॉर्मर्स। अच्छा, एक एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि एक ऑफिसर है, उसको कैसे पता चलता है कि इस बंदे ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, या एक ऑफिसर खुद तो नहीं जाकर जो है वो देखेगा ना कि यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है। तो होता क्या है कि इन्होंने रखे होते हैं मुखबर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। उनकी यहाँ पर एक टर्म होती है विसल ब्लोअर, जो कि क्या करता है, मुखबर होता है, खुफिया बंदा होता है जिसने इनको बताना होता है कि अच्छा यहाँ पर जो है वो होर्डिंग हुई है, इस बंदे ने इस चीज़ को ज़ख़ीरा किया हुआ है, यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो मुखबर लाकर, विसल ब्लोअर लाकर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशंस देता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसका रिवॉर्ड भी है, यानी अगर कोई विसल ब्लोअर है, अब वो अच्छा काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन ला कर दे रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। अब उसका अवार्ड क्या है जो कि हुकूमत की तरफ से उसको मिलेगा, 10% उसको उस अमाउंट का मिलेगा जो हमने लास्ट पीछे पढ़ा ना, 50% अमाउंट गवर्नमेंट के प्रॉफिट बैंक में जाएगी। उस 50% में से जो 10% होगा ना, वो इस विसल ब्लोअर को दिया जाएगा।
आई बात समझ में? यानी हमने पीछे पढ़ा, उस इंडिविजुअल का हमने 50% जुर्माना लिया होर्डिंग का। अब वो 50% जो है, अब इसकी मालूमात किसने दी थी, इसके बारे में मुखबरी किसने की थी, उस बंदे को उस 50% में से 10% दिया जाएगा। ठीक हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से, ये उसका इनाम है। अच्छा, सेक्शन नंबर 11 ये डील करता है इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, ठीक है, कंसर्न्ड ऑफिसर का मतलब क्या है, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, वो क्या करता है, उसके पास ये अथॉरिटी है इस एक्ट के अंडर कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो कहीं एक्सपोर्ट हो रही है, परचेज चल रही है, स्टॉक है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई भी आर्टिकल्स के बारे में जो भी लेन देन का काम हो रहा है, वो ऑफिसर इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्टोरेज या किसी भी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में जाकर जो है उसको चेक आउट कर सकता है। अगर उसको शुबा है कि यहाँ पर गैर कानूनी कोई काम हो रहा है या होर्डिंग चल रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, वो किसी भी वक्त जाकर उसको जो है वो चेकआउट कर सकता है, उसको सील कर सकता है। ठीक है। और उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो वक्फे तक किसी ख़ास मुद्दत के बाद उसको जो है वो चेकआउट कर लें। ठीक है। फिर उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो किस प्राइस पर चीज़ें बेची जा रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं, वो लिस्ट चेक कर सकता है, स्टॉक को वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा वो वेरिफिकेशन कर सकता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई स्टॉक है, ठीक है, मिला है, तो वो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई ऐसा स्टॉक मिला है जो कि इल्लीगल है, ठीक है, या इल्लीगल उस कंपनी में काम हो रहा है, तो उस कंपनी और उस कंपनी के अंडर जितने भी लोग होंगे, उसके सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन वो ऑफिसर ले सकता है। ये उसको अथॉरिटी दी गई है, ये उसको पावर दी गई है। ठीक है। क्या क्या पावर्स दी गई हैं, वो क्या कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर्टिकल्स, जो कंसर्न्ड आर्टिकल्स इसमें बताए गए हैं ना उससे रिलेटेड। ठीक है। वो चेक कर सकता है किसी भी स्टोरेज या मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री को, ठीक है, उसको सील आउट कर सकता है। प्राइसेस को चेक कर सकता है कि किस पर बेची जा रही हैं या ख़रीदी जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 12, ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। अच्छा, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन देना। अब यहाँ पर विसल ब्लोअर की बात नहीं आ रही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो विसल ब्लोअर भी दे रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि कार्रवाई के दौरान इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर कोई कंपनी, कोई बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल झूठ बोलते हैं, ठीक है, या अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर उसको जो है वो क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं, ठीक है, तो उसकी सज़ा क्या होगी, तो उसकी सज़ा जो है वो है जनाब 3 साल अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और अप टू 1 million रुपीज़ फ़ाइन, यानी 10 लाख रुपीज़ उसको फ़ाइन होगा। ठीक है। सेक्शन 13 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर कोई ऑफिसर है उसने गुड फेथ में कोई काम किया है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है, उसको इत्तला मिली कि यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, वो गया, उसने रेड की, कार्रवाई की, उसकी सेल किया, सीज़ किया, ये सारे काम उसने किए, लेकिन ये काम करने के पीछे उसका कोई अपना पर्सनल इशू नहीं था, उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम दी, ठीक है, गुड फेथ में काम किया, तो कोई भी बंदा उस ऑफिसर के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं कर सकता। ठीक है। यानी अगर कोई ऑफिसर है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, और अगर उसने किसी के अगेंस्ट सर्च किया, उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ली, और ठीक है, और वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी उसने अपने
सीज की है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो उस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। ठीक है, उसके पास ये राइट उसको नहीं दिया गया। सेक्शन 14 एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर, यानी अगर किसी भी एक ऑफिसर है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको किसी भी एजेंसी की ज़रूरत है, किसी इदारे की मदद की ज़रूरत है, तो वो उसकी मदद करेंगे, उस ऑफिसर की मदद करेंगे। ठीक है, सेक्शन 15 डील्स विद पावर टू मेक रूल्स। कौन बनाएगा पावर्स? गवर्नमेंट बनाएगी। और जब भी गवर्नमेंट कोई पावर या रूल्स बनाएगी तो ये नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल गजट में। ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए और किसी को पता ना होगा, वो उसको शाया करेगा, नोटिफिकेशन देगा। ठीक है, शाया कहाँ होगा? ऑफिशियल गजट में। 16 सेक्शन डील करता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। ठीक है, अब इसमें वो क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑफिसर है, वो जब वो काम कर रहा है, वो अपने इस होर्डिंग एक्ट के तहत कोई कार्रवाई कर रहा है और उस जगह पर जहाँ पर वो कार्रवाई कर रहा है वहाँ पर वो कोई दूसरा एक्ट नाफिज है, वो किसी और एक्ट से रिलेटेड है, लेकिन जो ऑफिसर होगा वो दूसरे एक्ट को नहीं देखेगा, वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन करेगा, कार्रवाई करेगा। यानी किसी दूसरे लॉ को, किसी दूसरे एक्ट को इस एक्ट के ऊपर प्रायोरिटी नहीं होगी। एक ऑफिसर ने अगर होर्डिंग के ऊपर काम कर रहा है तो वहाँ पर कोई और एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल है, तो वो उस एक्ट को मद्देनज़र नहीं रखेगा। ठीक है, उस एक्ट के जो है वो नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपने एक्ट को प्रायोरिटी देगा, यानी होर्डिंग एक्ट को जो है वो प्रायोरिटाइज करेगा। ठीक है, जिसके ऊपर वो काम कर रहा होगा और इसी एक्ट के कवानीन पर अमल करते हुए काम करेगा, वो किसी दूसरे एक्ट को या लॉ को नहीं देखेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर पावर टू सेक्शन 17 डील करता है एमेंड दिस शेड्यूल। शेड्यूल को किसने अमेंड करना है? पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, एक चीज़ रूल्स जो बनाने की पावर है या हमारे पास जो शेड्यूल बनाने की पावर है, ये किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और जब भी ये बनाएंगे, अमेंड करेंगे, तो ये ऑफिशियल गजट में शाया होगा। ठीक है, अब सेक्शन 18 रिपील को डील करता है। मैंने बताया ना आपको शुरू में कि 2020 में इससे रिलेटेड एक छठा एक्ट आया था जिसका नाम था द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 आया था और ये छठा एक्ट था 2020 का। इसको क्या कर दिया गया था? रिपील कर दिया गया था और इसकी जगह पर ये 15वां एक्ट आया है जिसका नाम अब क्या है? द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, यानी ऑर्डिनेंस की जगह पर क्या आ गया है? एक्ट। ठीक है, अब ये 41 आर्टिकल्स हैं जिनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है। ठीक है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन अब इसमें देखेंगे तो इसमें वो सारी ज़रूरत की अशियाँ हैं, इसमें वो सब्ज़ियाँ हैं जैसे टी है, शुगर है, मिल्क है, पाउडर मिल्क है या जो है वो सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है जो ज़रूरत की अशिया हैं। ठीक है, इनको जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की जा सकती और अगर वो करते हैं इन आर्टिकल्स की जो हमने बताए हैं तो उसके जो है वो पनिशमेंट है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की हमारा एक्ट। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम जो है वो कोई और एक्ट को लेकर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।